हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग का अगला पार्ट। और इस पार्ट में हम धनंजय यादव की कॉपी देखेंगे। इन्होंने 2022 के पीसीएस में रैंक 67 प्राप्त की और इनको डीवाईएसपी की पोस्ट मिली है। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और इनका माध्यम रहता है हिंदी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और ये 125 वर्ड का है और 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो धनंजय ने लिखा है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसके लिए चर्बी वाले तत्कालिक कारणों के साथ ब्रिटिश की दीर्घकालीन नीतियां उत्तरदायी थीं। आगे ये लिखते हैं इनके कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो पॉइंट वाइज ये लिखते हैं डायग्राम बना करके। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सैन्य कारक। फिर उसके बाद में आगे इसमें वर्णन करते हैं। ब्रिटिश का सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। और फिर ये अगली कड़ी में लिखते हैं जब आर्थिक कारण क्या रहते हैं, शोषणकारी नीतियां जैसे भू राजस्व नीति में महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और छोटे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ठीक है, तो काफ़ी सटीक ये लिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनको मार्क्स मिलेगा। अभी देखते हैं मार्क्स कितने मिलते हैं। राजनीतिक कारण ये क्या लिखते हैं, व्यक्तिगत नीति के आधार पर स्थानीय शासकों का विस्थापन। ठीक है, और सहायक संधि नीति का पालन हो जाता है इसमें। और फिर सैन्य कारक क्या रहते हैं, सैन्य भेदभाव, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक, फिर ये अब आगे इसे इसी कड़ी में लिखते हैं उत्तर प्रदेश की इन सब स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय धुरी रहा था। 10 मई 1857 को क्रांति की बिगुल मेरठ से प्रारंभ हुई। काफ़ी सटीक लिखते हैं, सही बात है। समय के साथ इसका विस्तार लखनऊ, यहाँ पर क्रांति की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली। अब इन्होंने देखो दर्शाया है मेरठ, मथुरा, कानपुर, बरेली, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, यहाँ पर नेतृत्व भी दिखाया है। तो एग्जामिनर इनका जो चेक करता है वो लिखा है अच्छी प्रस्तुति है। देखो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला था। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। और अतः स्पष्ट है, फिर बाद में इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, अतः स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के कई कारण रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका उल्लेखनीय रही है। तो इनको 3.5 नंबर मिलते हैं 8 में से। ठीक है, ये 8 में से मार्क्स हैं। तो 50% मार्क्स लाना काफ़ी अच्छा माना जाता है और उससे अधिक है तो आप सुपर टैलेंटेड हो। तो यहाँ पे थोड़ा कम रह गया है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के गठन के कारणों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में इनके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। 125 शब्द में है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। धनंजय लिखते हैं असहयोग आंदोलन के वापस लेने, प्रांतीय चुनाव में भागीदारी आदि के उद्देश्य से 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। सही बात है। और यहाँ पे ये स्वराज पार्टी का गठन के फाउंडर के नाम भी लिख सकते थे तो और अच्छा रहता, जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनके नाम भी इनमें डालने चाहिए थे। गठन के कारण ये बताते हैं असहयोग आंदोलन के वापस की के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन में गतिशीलता लाना। जब गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो ये लोग आक्रोशित हो जाते हैं और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। प्रांतीय चुनाव में भागीदारी कर विधायी कार्यों को यहाँ पे इन्होंने लिखा है उच्च करना। ठीक है, तो इनकी लेखनी थोड़ा अच्छी नहीं है, राइटिंग। भारतीय में राजनीतिक कौशल के प्रति जागरूक पैदा करना। और फिर ये उद्देश्य लिखते हैं कांग्रेस के अंतर्गत रचनात्मक कार्यों के साथ राजनीतिक भागीदारी का दरवाजा खुला रहता है। और फिर आगे लिखते हैं सी आर दास। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हैं सी आर दास, मोतीलाल नेहरू राजनीतिक शून्यता को खत्म कर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता को बढ़ावा देना चाहते थे।
और पतन के कारण क्या रहते हैं? अनेक कारण रहे हैं जिसमें इनमें उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, अब देखो ये कारण इसको डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं। 1924 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है, और फिर दूसरा कारण रहता है मोतीलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं में मतभेद हो जाता है, आपस में ही मतभेद हो जाता है, और सांप्रदायिकता का प्रभाव रहता है, विधायी कार्यों में अधिक हस्तक्षेप न कर पाना। फिर ये निष्कर्ष लिखते हैं, स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ी, और तथा विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष भी बने, परंतु कुछ कारणों से इसका पतन भी हो गया। ठीक है, तो आपस में जब तालमेल नहीं बैठा तो फिर यही कारण रहता है कि पतन ही होगा किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने इनका लिखा है सभी दृष्टिकोण में उत्तर सही लिखा गया है, तो इनको यहाँ पे 8 में से 4 नंबर मिले हैं। ठीक ठाक है ये स्कोर। 50% स्कोर लाना भी कभी काफ़ी कठिन हो जाता है। आगे इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका आपको बताना है, 125 वर्ड में लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करने, क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने आदि कारणों से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके आगे धनंजय लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इसमें भूमिका क्या रही? प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, जैसे नेहरू को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया, और बाद में जब जयप्रकाश नारायण लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, सही सटीक लिखा है। बलिया में कांग्रेस नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन भी हो गया था। तो सबसे पहले इंडिया में स्थायी सरकार बनाई थी चित्तू भाई ने, और ये बलिया में। लखनऊ, कानपुर, मेरठ आदि स्थानों पर जनता स्वतः स्फूर्त नेतृत्व के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर आगे निष्कर्ष लिखते हैं, कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका प्रमुख भूमिका रही है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड है वो कम लिखे हैं, तो थोड़ा सा इनको 125 वर्ड लगभग लिखे हैं इन्होंने। देखो एग्जामिनर ने भी कहा है कि कम से कम वर्ड है, तो यहाँ पे अगर कुछ और शब्द लिखते तो इनको इसमें भी 4+ मार्क मिल जाते, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर मिले हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे के, धनंजय कैसे क्या डील करते हैं क्वेश्चंस को। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय संस्कृत की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 125 वर्ड है, सारे 125 वर्ड के इसमें क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति की सभी विलक्षण गुण विद्यमान है। इसकी विशेषताओं में धर्म का पालना। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, प्रयागराज जैसे हिंदू तीर्थ के साथ देवा शरीफ, बहराइच में मजार जैसे मुस्लिम तीर्थ आदि मौजूद हैं। गंगा जमुनी तहजीब का पाया जाना, प्रकृति सहचर्य, प्रकृति की पूजा, यथा पृथ्वी को माता, सूर्य उपासना। ठीक है, सत्य अहिंसा योग जैसे दर्शन का पाया जाना, अच्छी बात इन्होंने लिखा है। फिर है कुंभ जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रदेश में आयोजन होना। ये सारे कारण बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। अब ये पॉइंट वाइज लिखते हैं, राम वनगमन मार्ग का निर्माण, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बौद्ध सर्किट को जोड़ा जा सके। आगे नैमिषारण्य, देवा शरीफ और चित्रकूट आदि में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। तो और फिर ये भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु, जहाँ भारतीय दर्शन के साथ सांस्कृतिक विलक्षणताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इनको 3 मार्क्स मिले हैं। और टीचर ने क्या विश्लेषण किया है, विविधता के में एकता, निरंतरता और परिवर्तनशील मार्गदर्शन एवं हस्तक्षेप। ये इन्होंने अलग से लिखना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये 3 मार्क्स इनको मिले हैं 8 में। ठीक है, फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन कीजिए। अयोध्या, कन्नौज और आगरा। तो इन तीनों के बारे में बताना है। ये 200 वर्ड्स में है। तो अयोध्या, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म नगरी। अयोध्या भारत में प्राचीनतम नगरों में से एक है। प्राचीन काल में यह नगरी कौशल राज्य की राजधानी थी तथा व्यापार, शिक्षा, संस्कृति का केंद्र बिंदु हुआ करती थी। यहाँ पर इक्ष्वाकु राजवंश का शासन था। मध्यकाल में अवध राज्य का भाग बनी।
और वर्तमान में अयोध्या सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है, जहाँ पर हिंदू तीर्थ स्थल के साथ जैन, बौद्ध और मुस्लिम तीर्थ स्थल विराजमान है। कन्नौज के बारे में अब ये लिखते हैं, महोदया श्री के रूप में कन्नौज पूर्व मध्यकाल में भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया, जहाँ पर भारत के लिए प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और गुर्जर प्रतिहारों की जीत हो जाती है। मिहिर भोज, महेंद्रपाल भोज जैसे प्रतिहार शासकों ने कन्नौज को व्यापार, शिक्षा, संस्कृति का केंद्र बनाया। और फिर ये है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज का चरमोत्कर्ष काल रहा है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार कन्नौज समृद्धशाली भव्य नगर है। काफ़ी अच्छा ये लिख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। आगरा के बारे में लिखेंगे, आगरा की स्थापना सल्तनत काल में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे ये ईयर भी मेंशन कर सकते थे कि ये स्थापना हुई थी 1510 में, ठीक है, तो ये लिख सकते थे। जो मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, यहाँ पर अकबर के द्वारा राजधानी के रूप में आगरा का किला, जहांगीर महल आदि बनवाए गए, ठीक है। आगरा से थोड़ी दूरी पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। और आगे लिखते हैं, जहाँ शाहजहां ने जामा मस्जिद, ताजमहल जैसे भव्य स्थापत्यों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे करवाया गया लिखा है इन्होंने, ये गलत हो जाएगा, निर्माण करवाया था या फिर शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया, ये लिखना चाहिए था। तो सेंटेंस को भी मेंटेन रखना है कि आप लिख क्या रहे हो। आगरा भारत में ऐतिहासिक रूप में व्यापारिक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो इन्होंने देखो इसमें लिखा है, तो 4 नंबर इनमें मिले हैं, ठीक है, 8 में से 4 नंबर। तो ठीक है, स्कोर अच्छा स्कोर है और ठीक ठाक लिखा है। थोड़ा 1-2 पॉइंट और ये बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते थे, लेकिन सटीकता ये ध्यान रख रहे हैं धनंजय यादव। ऐसे ही आपको लिखना चाहिए। ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन के बारे में डीप नॉलेज नहीं है तो झालमेल नहीं लिखना है, प्रिसाइज वे में अच्छे तरीके से लिखना है। कम से कम आपको अपने हाथों को बांध के रखना है, क्योंकि सटीक लिखना है। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, छठा क्वेश्चन है। ये इसमें लिखते हैं 200 वर्ड में लिखना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में समृद्ध विरासत मौजूद है, जहाँ पर प्राचीन स्थापत्य से लेकर आधुनिक काल के स्थापत्य का विकास पाया जाता है। ये राइटिंग थोड़ा सुधारना चाहिए था इनको। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य का विकास प्राचीन काल में मिर्जापुर सोनभद्र में गुफाओं को काटकर शैल स्थापत्य कला के प्रमाण मिलना, जैसे जोगी भरा और ये रायगढ़ लिखा है इन्होंने एग्जाम्पल में। मौर्य स्थापत्य कला, ये जैसे सारनाथ स्तंभ और राजस्तूपिका, धमेक स्तूप, ठीक है। आगे गुप्त काल के दौरान मंदिर का निर्माण, जैसे देवगढ़ का मंदिर, भीतरी मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, ये इनकी जगह भी, प्लेस भी इनको लिखना चाहिए था, है ना। काफ़ी अच्छा है और डायग्राम के द्वारा लिखते तो और अच्छा रहता। ये टीचर ने यहाँ पे सजेशन दिया है। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान जौनपुर में सरकी साम्राज्य के तहत जंजरी मस्जिद, अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया। जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन सरकी शाह सरकी के द्वारा करवाया जाना। और मुगल काल के दौरान बाबर द्वारा संभल एवं अयोध्या में मस्जिद, और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बीरबल महल, जोधाबाई महल, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया और मस्जिद का भी आगरा में निर्माण किया गया। आधुनिक स्थापत्य के बारे में बताते हैं धनंजय। प्रदेश में आधुनिक स्थापत्य का विकास प्रदेश के नवाबों द्वारा फैजाबाद, अयोध्या एवं लखनऊ में किया गया। उदाहरण में इमामबाड़ा, लाल बारादरी, दिलकुशा, सिकंदर बाग इत्यादि। और अंग्रेजों के द्वारा स्टेशन, छावनी, विश्वविद्यालय आदि बनवाया जाना, कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य की विकसित विरासत रही है। तो देखो कितना अच्छा लिखा है, उसी हिसाब से इनको 5.5 नंबर इसमें मिले हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर है, 8 में 5.5 नंबर लाना बहुत अच्छा स्कोर है, ग्रेट है ये। आगे देखेंगे इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ का भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, प्रमुख अधिष्ठानों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, ठीक है, सही बात है। फिर भूमिका के बारे में लिखते हैं।
उत्तर प्रदेश एसएसएफ की भूमिका, उच्च न्यायालय में अन्य कानूनी संस्थानों की सुरक्षा करना। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ आदि स्थलों की रक्षा करना। औद्योगिक अधिष्ठानों की रक्षा करना जैसे HAL कैंपस। इसमें और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते थे, लेकिन की सुरक्षा किया जाना शामिल। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा लोगों को विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये लिख सकते थे इसमें, है ना। इस प्रकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। अभी चुनौतियों के बारे में बताते हैं। देखो दिया है कार्यों की ओवर सैम्पलिंग होना, अ, मानव संसाधन की कमी, वित्त की कमी, साइबर डिजिटल चुनौती का होना, आधुनिक हथियार की चुनौती। अब देखो ये डायग्राम इन्होंने काफ़ी सुंदर बनाया है, ऐसे ही वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा आ, उसके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। आगे की राह क्या है ये भी बताते हैं। यूपी विशेष सुरक्षा बल का प्रभावी प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, आधुनिक हथियारों से लैस कराना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी बनाने। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना ताकि विशेष प्रतिभा को इसमें नियुक्त किया जा सके। वित्त की उपलब्धता। और फिर निष्कर्ष लिखते हैं इसमें। धनंजय यादव जी, यूपी एसएसएफ प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख सुरक्षा बल है जिसको अधिक अधिकार प्रदान कर विशिष्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन लिखते हैं। देखो इन्होंने अच्छा लिखा है और डायग्राम भी बनाया है काफ़ी सुंदर। तो 5 में से इनको 8 नंबर मिले, 8 में से 5 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो टोटल इनको 28 नंबर मिलते हैं। ठीक है, आ, लगभग 50% मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने स्टार्टिंग में इनको 28 मार्क्स मिलते हैं। 7 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का रहता है। तो 56 में ये 50% इनको मार्क्स मिलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सुंदर लिखा है। 50% नंबर लाना मेंस में भी काफ़ी हिम्मत की बात होती है, काफ़ी कठिन टास्क है। ठीक है, तो 50% नंबर बहुतों के तो 8 में 2 या 3 नंबर आते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहता है। तो यहाँ पे धनंजय यादव का ओवरऑल या एवरेज जो स्कोर है वो लगभग 50% के आसपास रहा है। तो काफ़ी अच्छी कॉपी मुझे लगी। अ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।